नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब हम देखने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। किसी भी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई रेखा निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ, जैसा जब हमने 2D देखा था तो आप उसमें हमने क्या देखी थी, प्रवणता देखी थी। यहाँ पे हम क्या है, प्रवणता नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं। तो निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ जो कोण बनाती है कोई भी रेखा होगी 3D में, तो वो क्या तीनों अक्षों के साथ कोई न कोई कोण बनाएगी, कोई न कोई कोण बनाएगी। जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु P है तो इसको मिलाने वाली एक रेखा होगी जो कि तीनों अक्षों के साथ कोई न कोई कोण बनाएगी बनाएगी। तो मान लेते हैं उन कोणों के फिर क्या है, क्या बोल रहा है, क्या लेने में, कोसाइन लेने। तो उससे जो वैल्यू निकल के आएंगी वो उस रेखा की दिक्कोजें कहलाएंगी। तो इसका मतलब कोई रेखा अगर ए बी है, वो अगर हमारे एक्सों के साथ क्या कोण बना रही है, अल्फा बीटा गामा, तो इन कोणों के कोसाइन मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा क्या कहलाएंगी, उस रेखा की दिक्कोजें कहलाती हैं। इन्हें सामान्यतः हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल एम एन से, जहाँ पे एल हमारा कोस एल्फा हो जाएगा, एम कोस बीटा हो जाएगा और एन हमारा क्या हो जाएगा, कोस गामा हो जाएगा। यानी अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ हमें कोण देखने हैं। जैसे इसने ओपी, अगर ये ओपी रेखा है हमारी, तो इसने एक्स एक्स के साथ अगर एल्फा कोण बनाया, इसने वाई एक्सेस के साथ बीटा कोण बनाया और जेड एक्स के साथ क्या बनाया, गामा कोण बनाया। फिर हमें इनके क्या लेना है, कोसाइन लेने हैं एंगल्स के। तो हमें पता है कोई न कोई वैल्यू निकल के आ गई, इन्हें हम क्या बोलेंगे, दिक्कोजें बोलेंगे। किसकी दिक्कोजें होंगी, ये रेखा की होंगी। कौन सी रेखा की, ओपी रेखा की दिक्कोजें होंगी, है ना। और इसका मतलब देखो, अब हमें पता है कि कोस की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में रहती है, -1 के 1 के बीच में, -1 से 1। तो इसका मतलब हमारी एल एम और एन, जो कि जिन्हें हम दिक्कोजें बोल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू भी कहाँ से कहाँ रहने वाली है, -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। अब देखते हैं हम इसको वेक्टर से जोड़ के, ठीक है। वेक्टर से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, ओ पी बिंदु से एक्स एक्स पे हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, माना बिंदु क्या आया, क्यू आया। तो अगर हम त्रिभुज ओ पी क्यू की बात करें तो जिसमें ये एंगल कितना है, एल्फा है, और क्यू क्या है, उस पर लंब है। तो इसको एक बार क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। ये एक्स एक्स हो गई, ये मूल बिंदु ओ हो गया, ये हमारा P हो गया जो कि अल्फा कोण बना रही है, और ये हमने इस पे लंब डाला और बिंदु क्या आ गया, Q आ गया। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो अगर हम OP से वेक्टर बनाएं तो उसका एम्पलीट्यूड R है, यानी ये दूरी कितनी है, R है। अगर ये R है तो हमें पता है OQ बराबर क्या आ जाएगा, R कोस एल्फा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटाकरण होता है। तो OQ डिवाइडेड बाई OP होगा। तो OQ बराबर क्या आ जाएगा, R कोस एल्फा। OQ बराबर आर कैश और अल्फा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम अब ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स पे प्रक्षेप हो गया। थोड़ी देर में हम प्रक्षेप भी देखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या है, आर कोस बीटा करेंगे तो वो किस पे प्रक्षेप आ जाएगा, वाई एक्स पे आ जाएगा। इसी प्रकार क्या आएगा, आर कोस गामा आएगा तो वो किस पे प्रक्षेप आएगा, हमारा जेड एक्स पे। अगर आपको तीनों अक्षों पर किसी भी वेक्टर के, अब हम क्या बात करें, ओपी वेक्टर की बात करें, हम ओपी वेक्टर निकालेंगे, फिर उससे हम क्या निकालेंगे, कोसाइन निकालेंगे, जिससे क्या हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब वेक्टर में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है उसके हमें क्या मिल जाए, तीनों अक्षों पर प्रक्षेप मिल जाए, फिर उनके प्रक्षेपों को करस्पॉन्डिंग एक्सेस के बेस वेक्टर, बेस वेक्टर किसे बोलते हैं हम जो हमारी अक्षों के यूनिट वेक्टर होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर हमारा लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो ये जो आई कैप जे कैप के कैप क्या कहलाते हैं, हमारे बेस वेक्टर कहलाते हैं। अगर हमें प्रक्षेप मिल गया तो हम ओपी वेक्टर निकाल सकते हैं। ओपी वेक्टर कैसे आ जाएगा, जिसे हम आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, वो आ जाएगा एक्स एक्स पे प्रक्षेप इंटू एक्स एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर, प्लस वाई एक्सेस पे प्रक्षेप इंटू उसकी दिशा में अपना बेस वेक्टर, प्लस क्या आ जाएगा, आर कोस गामा इंटू के कैप। अब हमारे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। हम पी बिंदु ही लेके चल रहे हैं हमारा, ठीक है। पी बिंदु ओपी के लिए हम कोसाइन देख रहे हैं कि वेक्टर से कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि मापांक को मोड आर क्या होगा, आर होगा। तो आर से अगर डिवाइड कर देंगे मोड आर से, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा।
और इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस एल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई बिंदु P है, उसको मूल बिंदु से मिलाया तो हमें क्या मिला, एक रेखाखंड जिसे हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर। तो हमारा अगर वो तीनों अक्षों के साथ कोण बना रही है अल्फा बीटा गामा, तो हमारा उस दिशा में यूनिट वेक्टर निकल के आ गया कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। अगर हम ध्यान से देखें तो आई के जे और के जो गुणांक हैं वो हमारे क्या हैं, कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा, जो कि हमारी क्या कहलाती हैं, दिक्कोजें कहलाती हैं। तो आगे से जब भी हमें कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, कोई बिंदु दे दिया जाएगा, जैसे x1 कोमा y1 कोमा z1, मान लो P दे दिया और हमें पूछ लिया किसका, कि ओपी रेखा की क्या बताओ आप, ओपी रेखा की दिक्कोजें बताओ। तो हम क्या करेंगे, ओपी की दिशा में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। बिंदु दिया हो पहले तो वेक्टर आ जाएगा, क्या आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अगर हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसे यूनिट वेक्टर, फिर उसमें हमारे आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक आएंगे वो हमारी क्या होने वाली हैं, दिक्कोजें होने वाली हैं, है ना। तो इसका मतलब हम आर कैप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब यूनिट वेक्टर का हमें पता है परिमाण क्या होता है, परिमाण मोड की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मोड क्या आएगा, अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1। ये हमारा क्या आ गया, तीनों दिक्कोजों में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि आर कैप में जो आई कैप जे कैप के जो गुणांक होंगे वो हमें क्या देंगे, दिक्कोजें देंगे। उसके अलावा तीनों दिक्कोजों के वर्गों का योग क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, अब ये हमारे ये काम आएगा बहुत ज़्यादा कि कभी 2 दी गई हो एक नहीं दी गई हो, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एल को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर एल्फा, एम की जगह कोस बीटा आ जाएगा तो कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। एक रिलेशन ये निकल के आ गया। और कोस स्क्वायर एल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यहाँ से एक साइन में भी रिलेशन निकल के आ गया, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारे दिक्कोजों में आपस में संबंध भी निकल के आ गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई एक्स तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है तो इनके जो कोसाइन होंगे वो हमारी क्या कहलाती हैं, दिक्कोजें कहलाती हैं। और दूसरी चीज़, इनको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके वर्गों का योग हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर हम जिस रेखा की दिक्कोजें पूछ रखी हैं उसकी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें तो उसमें जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगी, दिक्कोजें कहलाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कि निर्देशीय अक्षों की दिक्कोजें चाहिए, तो हम इसमें 2 मेथड में से देखेंगे। पहला मेथड क्या बोल रहा है, हमें तो दिक्कोजों के लिए क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा चाहिए। हमें पता है एक्स एक्स की बात कर रही है तो खुद के साथ कोण क्या हो जाएगा, खुद के साथ कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, वाई एक्सेस के साथ 90 डिग्री, जेड एक्सेस के साथ 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एक्सेस आपस में लंबवत होती हैं। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो एक्स एक्स की दिक्कोजें क्या आ जाएंगी, 1,0,0। इसी प्रकार अगर हम वाई एक्सेस की बात करेंगे तो हमें पता है एक्स एक्स के तो क्या है, 90 डिग्री पे है। बीटा बोले तो वाई एक्सेस के साथ एंगल खुद के साथ 0, गामा बोले तो जेड एक्सेस के साथ कोण 90 डिग्री। तो दिक्कोजें क्या आ जाएगी, 0, 1, 0। इसी प्रकार हम जेड एक्स की निकाल सकते हैं। हमें पता है जेड एक्स 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 के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री, वाई एक्सेस के लंबवत है और खुद के समांतर है, संपाती है। तो ये आ जाएगा 0, 0, 1। तो एक मेथड ये देख सकते हैं हम दिक्कोजें निकालने के लिए। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, हमने क्या देखा था कि हमें जिस भी एक्स का क्या चाहिए, दिक्कोजा, उसके लिए क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। एक्स एक्स की दिशा में हमें पता है यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सेस की दिशा में जे कैप और जेड एक्स की दिशा में के कैप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप
प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। यूनिट वेक्टर आते ही हमें पता है आई कैप जे कैप के गुणांक हमारी क्या बन जाएंगी, दिक्कोजें बन जाएंगी। इसी प्रकार इसको क्या लिख देंगे, 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप। वाई एक्सेस की दिक्कोजें क्या बन जाएगी, 0 1 0। इसी प्रकार के कैप को क्या लिख देंगे, 0i कैप प्लस 0k कैप प्लस 1k कैप बराबर ये हो जाएगी 0 0 1। तो ये है हमारी क्या, निर्देशीय अक्षों की दिक्कोजें। तो दिक्कोजें निकालने के हमारे पास बेसिकली दो मेथड हो गए। पहला मेथड है कि क्या मिल जाए, अक्षों से कोण मिल जाए, उनके क्या मिल ले लेते हैं, कोसाइन ले लेते हैं। दूसरे मेथड क्या है कि उसकी डायरेक्शन में क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारी क्या बनेंगी, दिक्कोजें। और कभी एक दिक्कोजा दी गई हो और दो दी गई हो और एक चाहिए तीसरी पूछी हो, तो हम ये जो रिलेशन है दिक्कोजाओं में वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, दिक्कोजा, जिसमें हमें क्या याद रखना है, तीनों अक्षों की दिक्कोजें। तो तीनों अक्षों के साथ कोण या फिर उस डायरेक्शन में पॉइंट दिया गया है और रेखाखंड पे पॉइंट है, तो रेखाखंड का क्या निकाल लो, उसमें वेक्टर निकाल लो, वेक्टर के बाद उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, और उसमें जो आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, दिक्कोजें बन जाएंगी। अब क्या बोल रहे हैं, किसी निर्देशीय अक्ष के समांतर रेखाओं की दिक्कोजें संगत निर्देशीय अक्ष की दिक्कोजों के बराबर होती है। ये निर्देशीय अक्ष के लिए ही नहीं, कभी भी कोई भी दो लाइन अगर समांतर है तो दोनों की दिक्कोजें क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि देखो दिक्कोज है वो हमारा क्या है, कोई भी अक्षों के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन है। कोई भी जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्स है, एक एंगल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रेखा थी, इसने कोण बनाया एल्फा, इसके समांतर कोई दो दूसरी रेखा ली तो हमें पता है ये भी कितना कोण बनाएगी, एल्फा। तो इसकी भी दिक्कोज कोस एल्फा आएगी और इसकी भी कोस एल्फा आएगी, क्योंकि दो समांतर रेखाएं अक्षों के साथ क्या बनाएंगी, समान कोण बनाएंगी। और उस केस में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों मतलब दोनों के अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, बीटा 1 बराबर बीटा 2 और गामा 1 बराबर गामा 2। अगर एंगल समान है तो ऑब्वियसली दिक्कोजें क्या होंगी, समान होंगी। तो ये हमें याद रखना है कि कोई भी दो समांतर रेखाएं उनकी दिक्कोजें क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि दिक्कोजें बराबर होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों दिक्कोजें बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाओं की दिक्कोजें क्या होंगी, बराबर होंगी। L1 बराबर L2, M1 बराबर M2 और N1 बराबर N2 होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है अगर दो रेखाएं क्या है, समांतर हैं, तो उनकी दिक्कोजें क्या होंगी, समान होंगी। दूसरा यहाँ पे हम एक पॉइंट और याद रखते हैं, कोई भी अगर रेखा है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसके लिए क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो L M N की वैल्यू आती हैं वो क्या आती हैं, यूनिक वैल्यू आती हैं। एक रेखाखंड के लिए एक ही पेयर आएगा, किसका, दिक्कोजों का। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है, कोई रेखा है उसकी दिक्कोजें ये दे दी, तो सी की वैल्यू बताओ। तो हमें रिलेशन याद आ जाना चाहिए, L स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1। तो यहाँ से 1/c स्क्वेयर प्लस 1/c स्क्वेयर प्लस 1/c स्क्वेयर बराबर 1। ये हो गया 3/c स्क्वेयर बराबर 1। ये आ गया c स्क्वेयर बराबर 3। तो c बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्या बोल रहा है कि उस रेखा की दिक्कोजें ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धनात्मक दिशा से क्या बना रही है, समान कोण बना रही है। यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो गया। इसका मतलब L बराबर M बराबर N हो गया। तो L स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3L स्क्वेयर बराबर 1 हो जाएगा, L स्क्वेयर बराबर 1/3, तो L बराबर 1/√3। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऐसे दो पेयर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3 दिक्कोजों का, दूसरा आ जाएगा -1/√3 -1/√3 और -1/√3। अगर हमें कोण पूछ लेगा तो हमें पता है कोस अल्फा बराबर कितना है, 1/√3। तो यहाँ से अल्फा कितना निकल के आ जाएगा हमारा, कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है,
अब जब हमने देख लिया क्या डायरेक्शन कोसाइन, तो अब हम आ जाते हैं किस पे, डायरेक्शन रेशियो पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। तो अभी हमने दिक्कोजयं देखी, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, दिक् अनुपात की तरफ। तो दिक्कोजयों से ही हमारे क्या निकल के आएंगे, दिक् अनुपात निकल के आएंगे। किसी रेखा के अगर दिक्कोजयं क्या हमारी LMN है और ABC तीन क्या है, इनके समानुपाती संख्या है, यानी A समानुपाती है L के, B समानुपाती है M के, C समानुपाती है N के। तो ये जो संख्याएं समानुपाती हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि A/L बराबर लेमडा, B/M बराबर लेमडा, C/N बराबर लेमडा, यानी सारे क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो A, B और C क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी दिक्कोजयों के समानुपाती हैं। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन इनका जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक जैसा निकल के आएगा। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको A/L प्लस B/M प्लस C/N, सॉरी इक्वल्स में ना, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस C², ऊपर वाले के वर्गों का योग और रूट। इसी प्रकार नीचे भी क्या आ जाएगा, L² प्लस M² प्लस N²। अगर हम याद करें तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी। तो ये कितना बचेगा, अंडर द रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ से अगर हमें क्या है, कभी दे दिए जाए क्या, दिक् अनुपात ABC, तो हम क्या निकाल सकते हैं, दिक्कोजयं। L बराबर क्या आ जाएगा, A/, अंडर द रूट A² प्लस B² प्लस C²। इसी प्रकार M बराबर आ जाएगा B/A² प्लस B² प्लस C²। इसी प्रकार N बराबर आ जाएगा C/A² प्लस B² प्लस C²। अब देखो यहाँ पे हमने क्या ली थी, समानुपाती संख्याएं ली थी, है ना, यानी A बराबर L क्या रहना चाहिए, लेमडा। मान लेते हैं L बराबर क्या है, 1, और तो हम और लेमडा बराबर मान लो आ गया 2, जैसे भी करके मान लो आ गया, है ना, लेमडा बराबर 2 आ गया। तो A बराबर क्या क्या हो सकता है, हमें 2 अनुपात चाहिए, तो A बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी हमें क्या है, अनुपात रखना है ना, हमें तो समानुपाती रखना है। तो A बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा। अब लेमडा की तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हम अनुपात इन दोनों का 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती लेना है, बस कोई भी अनुपात ले सकते हैं। इसका मतलब A की क्या है, कोई भी अद्वितीय वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अनुपात क्या है, फिक्स नहीं है, बस समानुपाती होनी चाहिए, अनुपात कितना भी आ जाए। तो A के संख्याओं कितनी आएंगी, इन्फिनिटी, यानी जो दिक् अनुपात होते हैं वो हमारे क्या है, यूनिक नहीं होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। क्यों, क्योंकि हमें समानुपाती संख्या लेनी होती है। समानुपाती मतलब कोई अनुपात चाहिए, अनुपात कोई फिक्स नहीं है ना, तो वो आप अनुपात कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्या है, एल की वैल्यू, अच्छा एल और एम एन की वैल्यू तुम्हारी क्या आएंगी, यूनिक आएंगी, और जो दिक् अनुपात है हमारी उनकी वैल्यू यूनिक नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ कि ए, जैसा हमने देखा था, इनके वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इनके वर्गों का योग 1 नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस आप ए बराबर एल ही ना ले लो। जब तक आपका दोनों का बराबरी ना ले लो, तब तक क्या है, इनका स्क्वायरों का योग वर्गों का योग एक नहीं आएगा। तो दिक् अनुपात होती है उसकी संख्याएं अद्वितीय नहीं होती हैं, क्योंकि हमें समानुपाती संख्या लेनी होती है। तो समानुपाती तो हम कोई भी ले सकते हैं, जबकि दिक्कोजयों की संख्या क्या आती है, अद्वितीय होती है, क्योंकि एक रेखा यूनिक कोण बनाएगी 3 अक्षों के साथ। और ये कोण अगर यूनिक हुए तो इनके कोसाइन भी यूनिक होंगे, कोसाइन ही हमारी क्या होती हैं, दिक्कोजयं होती हैं। तो हमारी दिक्कोजयं हमेशा यूनिक होती हैं, जबकि दिक् अनुपात हमारे यूनिक नहीं होते। इसी प्रकार ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज वो भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या आ गई, समांतर रेखाएं। रेखाएं क्या आ गई, समांतर। समांतर रेखाएं हमें पता है तीनों अक्षों के साथ कोण क्या बनाएगी, समान बनाएगी। अगर पहली रेखा α1 बना रही है तो दूसरी रेखा भी α1 ही बनाएगी। β1 बराबर क्या आएगा, β2, γ1 बराबर क्या आएगा, γ2। तो यहाँ से एक चीज हमने देख ली थी कि दोनों की क्या होंगी, दिक्कोजयं तो क्या होंगी, बराबर।
लेकिन अगर ऐसा है तो क्या दिक् अनुपात में भी बराबर होंगे क्या? नहीं, क्योंकि दिक् अनुपात यूनिक नहीं होते। हो सकता है पहली रेखा के लिए हमने अनुपात 2 ले लिया, दूसरी रेखा के लिए अनुपात 3 ले लिया। समानुपाती तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम अनुपात अलग अलग ले रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि वो दोनों बराबर होंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके जो अनुपात आएंगे ना, वो क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो जब भी दो समांतर रेखाएं हो तो उनके दिक् अनुपात क्या होंगे? समानुपाती होंगे, जबकि दिक्कोज्जें क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिक्कोज्जें यूनिक और समान, दिक् अनुपात इन्फिनिटी है, इसीलिए वो समान हो नहीं सकते। हो सकता है एक रेखा के लिए कौन से लिए और दूसरी के लिए कौन से ले लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो बिंदु दे दिए जाएं और उनको मिलाने वाली रेखा की क्या पूछ ली जाए? दिक्कोज्जें और अनुपात। इसने हमें 3D में एक बिंदु दे दिया x1 y1 z1, दूसरा बिंदु ये है और इनको मिलाने वाली रेखा है। उनके दिक् अनुपात क्या बोल रहा है? ये आएंगे और दिक्कोज्जें ये आएंगी। अब ये शुरू करें उससे पहले चलो ये हम देख ही लेते हैं। सबसे पहले हमें दो बिंदु दे रखें P x1 y1 z1 और Q है हमारा x2 y2 और z2 है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमारा r वेक्टर क्या हो जाएगा? जिसे हम क्या बोलेंगे? PQ वेक्टर भी बोलेंगे। ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्यों? क्योंकि इसके हम क्या निकालेंगे? तीनों अक्षों पर प्रक्षेप निकालेंगे। तो तीनों अक्षों पर प्रक्षेप निकालेंगे और उसका क्या ले लेंगे? इनके बेस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला वेक्टर हमें निकालना आता है। अब हमें क्या चाहिए? इसका r कैप चाहिए। r कैप निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको मोड r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? x2 माइनस x1। मोड r को क्या लिख सकते हैं? PQ भी लिख सकते हैं। प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ प्लस z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई PQ। तो जैसे ही r कैप आ गया हमें पता चल गया इसमें जो गुणांक होंगे वो हमारी क्या बनेंगी? दिक्कोज्जें। इसीलिए जो हमारी दिक्कोज्जें निकल के आई क्या आई? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई PQ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई PQ। और इसमें जो x2 माइनस x1 किस में? r कैप में, जो r वेक्टर r में जो गुणांक निकल रहे हैं वो हमारे क्या है? दिक् अनुपात है। तो हमें बस यहाँ पे एक अपना फंडा बना लेना है कि जब भी हमें कोई रेखा चाहिए उसका क्या निकाल लो? वेक्टर। वेक्टर से हमारे क्या आएंगे? दिक् अनुपात। फिर क्या निकाल लो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हमारे क्या निकल के आएंगी? डायरेक्शन, कोसाइन, दिक्कोज्जें निकल के आएंगी। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हमें कोई रेखा दे रखी हो तो हमें क्या चाहिए? उस रेखाखंड का क्या निकाल लो? सदिश निकाल लो, यानी वेक्टर निकाल लो। जो r वेक्टर आएगा वो हमें क्या देगा? वो हमें दिक् अनुपात निकाल के देगा। अगर r कैप निकाल लिया तो उससे क्या आ जाएंगी? दिक्कोज्जें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? दिक् अनुपात दिक्कोज्जें के समानुपाती होते हैं, इनकी संख्याएं इन्फिनिटी होती है। वैल्यू कहाँ से आएगी? r से। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई रेखा है उसके क्या दे दिए? दिक् अनुपात। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6। अगर दिक् अनुपात है तो हम क्या निकाल सकते हैं? वो वेक्टर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? -2i कैप -3j कैप प्लस 6j कैप। क्योंकि वेक्टर में i कैप j कैप के गुणांक होते हैं, वही हमारे दिक् अनुपात बनते हैं। अब हमें क्या चाहिए? दिक्कोज्जें। दिक्कोज्जें के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए? इसका मापांक चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा? 4 + 9 + 36 बराबर 7। यानी अगर r कैप चाहिए तो r को क्या करेंगे? इसके मापांक से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -2/7 i कैप -3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। अब जो r कैप में जो गुणांक आ रहे हैं वो अब हमारी क्या बन जाएंगी? दिक्कोज्जें बन जाएंगी। तो -2/7 -3/7 और -6/7 क्या हो जाएंगी? हमारी दिक्कोज्जें हो जाएंगी। तो हमें बस याद रखना है कि अगर दिक् अनुपात ए बी सी है तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर नहीं याद दे रखी, बिंदु दे रखे हैं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर देना है। वो क्या आ जाएंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात आते ही क्या आ जाएगा? वेक्टर। वेक्टर से क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें क्या दे देगा? डायरेक्शन, कोसाइन, दिक्कोज्जें दे देगा।
जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, P बिंदु दे दिया, Q बिंदु दे दिया और पूछ रहे इसकी दिक्कोज्या बताओ। तो दिक्कोज्या से पहले हमें क्या चाहिए, PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 i कैप, y2 माइनस y1 बोले तो 0 j कैप, z2 माइनस z1 बोले तो माइनस का 2 k कैप। तो -2 0 -2 तो हमारे क्या आ गए, दिक् अनुपात आ गए। लेकिन क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए, दिक्कोज्या के लिए यूनिट वेक्टर के लिए मोड निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 + 0 + 4, ये हो जाएगा हमारा 2√2। जैसे ये आ गया हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा माइनस का 1/2√2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस माइनस का 1/√2 k कैप। तो अब जो वैल्यू निकल के आई हैं वो हमारी क्या बन जाएंगी, दिक्कोज्या बन जाएंगी। वेरीफाई करने के लिए इनके वर्गों का क्या योग क्या होता है, 1/√2 के वर्ग का योग 1/2 + 0 + 1/2 बराबर 1 आ रहा है। तो ये हमारा ये रिलेशन भी संतुष्ट हो रहा है और ये हमारी क्या आ गई, दिक्कोज्या। तो जब भी हमें दिक् अनुपात चाहिए क्या निकाल लो, वेक्टर, दिक्कोज्या चाहिए क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। बस इतनी चीज हमें याद और रहनी चाहिए। देखो जैसे हमारे पास क्या आ गई, दिक्कोज्या दिक् अनुपात। अब हम क्या निकाल सकते हैं, दी गई कोई भी दो रेखाओं के बीच हम कोण निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा, देखो सबसे पहले कोण चाहिए, कोण के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वेक्टर का। वेक्टर में आपको याद हो हम किसका यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का, जिसे हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं। जैसे अगर ये से एक सदिश क्या वेक्टर ए है, ये बी है, दोनों के बीच में क्या है, कोण थीटा। तो अगर हमने इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, ए का मापांक बी का मापांक इंटू कोस थीटा। तो थीटा ही तो हमें चाहिए था, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और उसको क्या कर देना, मापांक ए इंटू मापांक बी से डिवाइड कर देना है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो इसमें कि इसने क्या बोल रखा है, दो रेखाएं जिनके हमें क्या दे दिए, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात देते ही हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा, हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा। दोनों के दिक् अनुपात है, दोनों रेखाओं के वेक्टर आ जाएंगे, है ना। अब क्या पूछ रहे, इनके बीच कोण थीटा है तो ये होगा। तो हम चेक कर लेते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएंगे, वेक्टर आ जाएंगे। जैसे ए वेक्टर आ गया कितना, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। उसी प्रकार बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर दिक् अनुपात दे रखें तो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब हमें क्या करना है, जैसे ही दो वेक्टर आ गए इनका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो a डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, लेकिन a डॉट बी हमें पता है क्या होता है, a का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। अब हमें क्या पता चला कि a का मापांक चाहिए, a का मापांक क्या हो जाएगा, √, a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर। इसी प्रकार b का मापांक आ जाएगा जो कि हो जाएगा a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। तो जैसे ही यहाँ से देखेंगे कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई √, a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर, और दूसरे का मापांक a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। ऐसे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कोण दोनों रेखाओं के बीच में थीटा, जब हमें क्या दे रखे थे, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात दे रखे थे। हमें क्या दिए हुए थे, दिक् अनुपात दिए हुए थे। तो हमें प्रोसेस याद रहना चाहिए। हमें क्या निकालना है, दिक् अनुपातों से वेक्टर आ जाएंगे, वेक्टर के बाद उनका क्या कर देंगे, अदिश गुणन कर देंगे। यहीं पे अगर हमें दे दी होती क्या, दिक्कोज्या, हमें पता है दिक्कोज्या दे दी होती तो क्या होता, ए डॉट बी बराबर हमारा क्या था, मापांक ए मापांक बी इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हम कोस थीटा बराबर क्या लिख देते कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी से और नीचे इनके मापांक से डिवाइड। अब हमें पता है कि ए को वेक्टर को अगर उसके मापांक से क्या कर दिया, डिवाइड, क्या बन जाएगा, ए कैप। बी को उसके मापांक से क्या कर दिया, डिवाइड, क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर।
यानी कोस थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कि उन दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर का क्या कर दो, डॉट वेक्टर। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर हमें क्या कहाँ से आता है, दिक्कोजों से। तो L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। इसी प्रकार बी कैप क्या होगा, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। अगर अब ये हम दूसरा केस ले रहे हैं जब हमें क्या दी गई हो, दिक्कोजें दी गई हो, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये दिक्कोजें दी गई हो तो फॉर्मूला ये आएगा, और दिक्क अनुपात दी गई हो तो फॉर्मूला ये आएगा। हालांकि इस दिक्कोजा वाले से ये हम उसको निकाल सकते हैं। हमें पता है हमें अगर दिक्क अनुपात दिए हुए हैं तो L1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, A1 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसी प्रकार L2 बराबर क्या आएगा, A2 डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब L1 L2 करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, A1 A2। इसी प्रकार M1 M2 करेंगे तो B1 B2 बनेगा, N1 N2 करेंगे तो C1 C2, और नीचे सब में ये क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो इस दिक्कोजा वाले फॉर्मूले से ही ये दिक्क अनुपात वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट याद रख लेंगे, इसको याद करना आसान है। कोस थीटा बराबर इनके करस्पॉन्डिंग दिक्कोजाओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब अगर हमें दे दिया जाए कि दो रेखाएं जिनके दिक्क अनुपात क्या है, ये वो क्या है, समांतर है। समांतर के केस में हमने देख लिया था दिक्क अनुपात तो क्या हो जाएंगे, समानुपाती, जबकि दिक्कोजें क्या हो जाएंगी, समान। दिक्कोजें क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला कोस थीटा मतलब थीटा बराबर 90 रखते ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर क्या, प्लस C1 C2 बराबर 0। कब, जब लंब होते हैं। लंब होता है तो 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। इसी प्रकार अगर हमें दिए होते क्या, दिक्कोजें दी हुई थी तो कोस थीटा क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो यहाँ से क्या आ जाता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाता, प्लस N1 N2 बराबर 0। वहीं पे हमें पता है अगर क्या होगा, थीटा बराबर 0, तो कोस 0 थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 1 आ गया। ये 1 कब आएगा, जब L1 L2 क्या हो जाए, दोनों बराबर, M1 M2 क्या हो जाए, दोनों बराबर। इसी प्रकार N1 बराबर N2 बराबर N हो जाए तो L1 L2 L स्क्वायर बन जाएगा, M1 M2 M स्क्वायर बन जाएगा, N1 N2 N स्क्वायर बन के 1 दे देगा। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि अगर हमें क्या दिया गया है, कोई वेक्टर, तो उसे क्या आ जाएंगे हमारे दिक्क अनुपात। अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएंगी, उसकी दिक्कोजें। दिक्क अनुपात से भी हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, और दिक्कोजों से। दिक्कोजा वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर थीटा हो गया 0, यानी दोनों क्या हैं, समांतर। तो दिक्क अनुपात तो समांतर रेखाओं के क्या होते हैं, समानुपाती। और समांतर रेखाएं हमें पता है सेम कोण बनाती हैं, तो दिक्कोजें क्या होती हैं, समान होती है। वहीं पे थीटा हो गया 90 डिग्री, तो कोस 0 क्या, थीटा क्या बन जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, या फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो ये हमारे अभी तक दो देखा उसका कंक्लूजन है। देखो हमें क्वेश्चन क्या दे दिया कि दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक ये क्या बोल रहा है, ओ कहाँ है, मूल बिंदु। तो ओ ए रेखा और ओ बी रेखा के मध्य क्या चाहिए, कोण चाहिए। तो कोण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए दोनों रेखाओं की। जैसे ही उनकी दिक्कोजें आ जाएंगी हम क्या कर देंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओ ए रेखा का यूनिट वेक्टर चाहिए और ओ बी रेखा का यूनिट वेक्टर चाहिए। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा। वो तो मूल बिंदु है, ए हमें दे रखा है, तो ओ ए हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से हमारे दिक्क अनुपात क्या निकल के आ गए, 2 3 4। अगर हमें इसका चाहिए यूनिट वेक्टर तो मापांक निकाल लेंगे, जो क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, क्या आ गया, √29। तो ओ ए कैप हमारा क्या आ जाएगा, 1/√29 बाहर ले लेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप।
तो यहाँ से पहली रेखा की तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, दिक्कतें निकल के आ गई। L1 बराबर M1 हो गया 3/√29 और N1 हो गया 4/√29 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, OB रेखा का निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, OB वेक्टर चाहिए। ये हमारा हो जाएगा कितना, I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर के लिए पहले मोड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + 4 + 1, ये हो गया √6। तो OB यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/√6 इंटू I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ गई 1/√6, M2 की वैल्यू आ गई -2/√6, N2 की वैल्यू आ गई 1/√6। अब सारी वैल्यू आ गई, कोस थीटा कर देना है। जैसे ही कोस थीटा करेंगे हमें पता है डिवाइड में क्या आएगा, √6 और √29 तो सब में आएगा, ये बाहर ले लेंगे। तो 1/√6 इंटू √29, अंदर क्या आ जाएगा L1 L2, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 3 इंटू -2 -6 और 4 इंटू 1 4, क्या आ गया 0। कोस थीटा 0 आने का मतलब क्या आ गया, हमारी रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो दोनों रेखाएं क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक बिंदु ये तथा ये इनको मिलाने वाली रेखा, दूसरा ये बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा के क्या है, लंबवत। अगर हम इसको ए दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ये क्या बोल रहा है, ए बी रेखा क्या है, लंबवत है किसके, सी डी के। तो हमें पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा, 0। A1 B1 C1 के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी वैक्टर चाहिए। तो ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा, x2 - x1 बोले तो -I कैप, y2 - y1 बोले तो j कैप, z2 - z1 बोले तो -k कैप। तो इसके A1 B1 C1 क्या आ जाएंगे, -1 1 और -1, जो कि हमारे दिक् अनुपात हो गए। इसी प्रकार दूसरी रेखा के निकाल लेंगे, x2 - x1 बोले तो ki कैप, y2 - y1 -2j कैप, z2 - z1 प्लस का 2k कैप। तो क्या हो गया, k -2 2, दोनों के लंबवत, तो इनका गुणांकों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके योग करके 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो k बराबर क्या आ गया, -4 आ गया। हमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या दे रखी थी, दोनों रेखाएं लंबवत दे रखी थी, तो हमें पता चल गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 है। देखो लंबवत दे रखी हो, ये करना आसान है, क्योंकि अगर L1 L2 करेंगे तो भी आंसर वही आना है, लेकिन L1 इनके लिए हमें क्या है, फिर मोड निकालो, फिर यूनिट वेक्टर निकालो, तो वो लेंथी हो जाता है। तो हमें अपना दिमाग लगाना है कि आसान कौन सा पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट ये कर देंगे। इसके लिए A1 A2 B1 B2 के लिए हमने क्या कर लिया, ए बी वैक्टर निकाल लिया और सी डी वैक्टर निकाल लिए। उसमें I कैप J कैप K कैप के गुणांक हमें पता है क्या देते हैं, हमें अपने दिक् अनुपात दे देते हैं। ठीक है, तो K की वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और तीसरा बिंदु हमारे पास C है। 3 बिंदु है। ये क्या बोल रहा है, तीनों क्या है आपके, सहरेख है। सहरेख है, देखो वैसे तो समरेख को अगर आपको करना हो सिद्ध तो बहुत सारे तरीके हैं ना, लेकिन हमें देखना होता है कि कौन सा मेथड कब यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मेथड हम देखते हैं कि 3 बिंदु अगर A B C तीनों क्या है, समरेख, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आएगा, ए सी आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि ए यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बी यहीं आएगा या यहाँ आएगा। हो सकता है ये ए सी बी हो, उस केस में ए सी प्लस सी बी बराबर क्या आएगा, ए बी। तो वो चीज़ हमें इसमें नहीं पता, तो ये वाला मेथड यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ए अननोन बैठा हुआ है, तो एक दूरी हमें पता नहीं होगी, कौन सी 2 दूरियों का योग तीसरे के बराबर करना है हमें नहीं पता। 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कौन सा लेना है हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम यहाँ पे दिक्कतें और दिक् अनुपात को हम कैसे यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमने एक देखा था कि समांतर रेखाएं होती हैं, उनकी क्या होती हैं, दिक्कतें समान होती हैं।
या फिर दिक् अनुपात क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे तो समांतर रेखाएं नहीं दिख रही, हमें नहीं पता। हम मान लेंगे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, दो रेखाएं बना ली। अब अगर ये दोनों तीनों क्या है, समरेख है, समरेख है, इसका मतलब बी कहीं यहाँ आएगा और दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। अगर समरेख है, समरेख है तो रेखा ए बी और ए सी क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई तो ऑब्वियसली समांतर तो होंगी होंगी, है ना। तो बस वो कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ए बी रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी रेखा के दिक् अनुपात के लिए ए बी वैक्टर चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा 2 - ए। अगले पेज पे ले लेते हैं ना। ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी वैक्टर हो जाएगा 2 - ए आई कैप प्लस 5 हो जाएगा जे कैप माइनस का 7 के कैप, ये हो गया। इसी प्रकार ए सी वैक्टर ये निकाल लेंगे। ए सी वैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 7 के कैप। अब हमें पता है ये क्या हमारे दिक् अनुपात है, A1 B1 C1, है ना। और यहाँ क्या है, दिक् अनुपात A2 B2 C2। अब क्या है कि देखो दिक्को जे निकालेंगे हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्यों ना हम दिक्को अनुपात वाला ही वो कंडीशन यूज कर लें। दिक् अनुपात क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे दिक् अनुपात समानुपाती होंगे 2 - ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, -ए। 5 डिवाइडेड बाई -5 है, -7 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना है -1, यह है -1। तो इनमें से हम क्या बोल सकते हैं, 2 - ए डिवाइडेड बाई सॉरी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई -ए बराबर -1। तो 2 - ए बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमने समरेख देखने के लिए एक नई अप्रोच देखी, जिसमें हम क्या बनाएंगे, दो लाइन बनाएंगे। एक जैसे ए बी ले लिया, ए सी ले लिया। आप जरूरी नहीं है ए बी ए सी ले, आप बी सी बी ए भी ले सकते हो, आप बी सी ए सी भी ले सकते हो। कोई भी दो रेखाएं बनाएंगे 3 पॉइंट से, उनके क्या कर देंगे, समांतर कर देंगे। समांतर क्यों, क्योंकि अगर समरेख है इसका मतलब ये कंडीशन है, इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों के समपाती हैं। समपाती हैं तो ऑब्वियसली समांतर भी होंगी। समांतर के लिए दिक् अनुपात क्या आएंगे आपके, समानुपाती आएंगे। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने दिक् अनुपात देख लिए, हमारी दिक्कोजें देख ली। अब हम देखेंगे क्या, अगर हमें चाहिए कभी प्रोजेक्शन प्रक्षेप की क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी दिक्कोजें क्या थी, एल एम एन थी। कैसे आती है, अक्षों के साथ बनाए गए कोण के क्या लेने होते हैं, कोसाइन लेने होते हैं। इनके समानुपाती कोण होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। इनकी संख्या यूनिक होती है, इनकी संख्या यूनिक नहीं होती है। अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो दिक्कोजें तो क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों रेखाओं द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए कोण समान होंगे। लेकिन जो दिक् अनुपात होंगे वो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे। फिर हमने क्या देख लिया था, एंगल देख लिए थे, एंगल देख लिए थे। एंगल के बाद हमने क्या देखा था, अगर ये समांतर है तो देख ही लिया हमने, परपेंडिकुलर हुए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि अगर हमें क्या निकालना पड़ जाए, प्रोजेक्शन निकालना पड़ जाए। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमें कोई एक वेक्टर है दूसरा जिस पे हमें इसका प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर ऊपर से कोई देखे तो उसको इसकी कितनी लेंथ ये कवर करेगा। यानी ए से हमने क्या किया, यहाँ पे लंब डाल दिया, बी से क्या किया, इस पे लंब डाला। तो अब जो ये डिस्टेंस कवर होगी वो हमारा क्या कहलाता है, ए बी का प्रोजेक्शन कहलाएगा। और किस पे, सदिश एन पे। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे होगा। जैसे हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास ओ था, पी था, ये एक्स एक्स पे इसका क्या निकाला था, प्रोजेक्शन निकाला था। तो वैसे ही हमें इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है एन है, हम वेक्टर, हमारे जो वेक्टर पढ़ते हैं, हम कौन से वेक्टर पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब उनकी दिशा और एम्पलीट्यूड को बिना चेंज किए हुए हम क्या है, उन्हें स्पेस में मूव करा सकते हैं। यानी ये जो एन वेक्टर है ये हमारा यहाँ आ सकता है,
यहाँ पे आ सकता है, इसको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं क्या है हमारा थीटा, तो प्रोजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जिसे अगर हम डी बोलें तो। दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि अब हमारी जो प्रोजेक्शन निकल के आएगी वो क्या आएगी, एक अदिश क्वांटिटी निकल के आएगी, ठीक है। अब हमें चाहिए ए बी का प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे त्रिभुज देखें हम, ट्राइंगल, इसको बिंदु को सी लें। अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें तो हमारा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, आधार बटा करण। तो यहाँ से प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बराबर ए बी इंटू कोस थीटा। अब अगर हम ए बी को भी वेक्टर बना दें तो हम ए बी ना लिखे क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर का मोड। अब जब भी कोस थीटा आ गया हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बस ए बी कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो ए बी कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए बी का मापांक इंटू एन वेक्टर का मापांक इंटू कोस थीटा। अब ए बी इंटू कोस थीटा तो हमें चाहिए, तो इसको उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ए बी इंटू एन वैक्टर डिवाइडेड बाई एन का मापांक। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ए बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, ये क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या है, कुछ हमारे फंडे क्लियर कर लेंगे कि हमें प्रोजेक्शन किसका चाहिए, ए बी का, किस पे चाहिए, एन वेक्टर पर या फिर एन वेक्टर की दिशा में। तो वो क्या निकल के आ जाएगा, ए बी डॉट एन कैप। यहाँ से हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो निकल के आएगी वो क्वांटिटी क्या आएगी, अदिश आएगी। और प्रोजेक्शन हमेशा किसका निकलेगा, रेखा खंड का निकलेगा, ना कि रेखा का, क्योंकि रेखा की लंबाई तो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। प्रोजेक्शन हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन रेखाखंड का हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो हमें ये दो तीन चीज़ें अपने दिमाग में पहले से ही क्लियर रखनी है कि हमारा जो प्रोजेक्शन आएगा वो फाइनली क्या निकल के आएगा, एक अदिश क्वांटिटी निकल के आएगा। हमेशा किसका निकाला जाएगा, रेखाखंड का। किस पे निकाला जाएगा, किसी दूसरे वेक्टर पे। और किससे आएगा, डॉट प्रोडक्ट से निकल के आएगा। तो ये चीज़ें हमें क्लियर रखनी है, हमें इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिसका भी देखो, ए बी क्या है, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, यहाँ पे क्या है, दो डॉट प्रोडक्ट है, एक वेक्टर ये और दूसरा यूनिट वेक्टर है। ये कौन है, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, ये कौन है, जिस पर चाहिए, जिसके ऊपर या फिर जिसकी दिशा में चाहिए। तो जिसकी दिशा में या जिस पे चाहिए उसका हमेशा क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। याद रखने के लिए याद रखना, प्रोजेक्शन तो इसी का आएगा, जिस पर चाहिए उसकी क्या लेनी है, सिर्फ हमें डायरेक्शन लेनी है। और डायरेक्शन हमें कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे चीज़ें क्लियर रखनी है। वहाँ पे ऐसा दे देगा पी क्यू का आर एस पर बताओ, तो उस केस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें किसका चाहिए, पी क्यू का, तो जिसका चाहिए उसका तो क्या लेना है, पूरा वेक्टर। किस पर चाहिए, आर एस पर, तो उसका क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। तो दो हमें सिंपल याद रखना है, प्रोजेक्शन में डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर देगा कि जिसका करना है और जिस पर करना है, और जिस पर करना है उसका हमेशा क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, सेम हमने थोड़ी देर पहले भी हालांकि निकाल चुके हैं, दोबारा हम देख लेते हैं। अगर कोई बिंदु है हमारे पास क्या, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ओपी का प्रोजेक्शन चाहिए। तो हमारा ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, तीनों अक्षों पर प्रोजेक्शन निकालते हैं। अब इसका किस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं, एक्स एक्स पर। तो एक्स एक्स की दिशा में हमारा यूनिट वेक्टर अब एन कैप क्या बन जाएगा, आई कैप बन जाएगा। अब हमें पता है जिसका चाहिए उसका तो पूरा वेक्टर लेना है, जिसकी दिशा में चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो ओपी वेक्टर का जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें चाहिए किस पे प्रोजेक्शन, वाई एक्सेस पे, उसके लिए हमें पता है जिसका चाहिए उसका तो हमेशा पूरा वेक्टर, जिसकी दिशा में चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, जेड एक्स पर प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। ओपी वेक्टर का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट जेड एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर से।
जो कि क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, जेड निकल के आ जाएगी। तो ऐसे हम अक्षों पे भी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। जिसकी दिशा में प्रोजेक्शन निकालना है उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर चाहिए। एक्स एक्स की दिशा में हमें पता है आई कैप, वाई एक्स की दिशा में जे कैप, जेड एक्स की दिशा में हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो ओपी वेक्टर था हमारा वो क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स पर प्रक्षेप इंटू आई कैप, वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स पर प्रक्षेप है इंटू जे कैप। इसी प्रकार जेड एक्स पर प्रक्षेप इंटू के कैप। तो शुरू में हमने यही चीज़ यूज की थी, आपको याद हो जब हम दिक्कोजें पढ़ रहे थे, हमने ओपी लिया था, उसका इधर एक्स को शेल्फा क्या निकाला था, हमने प्रक्षेप निकाला था। तीनों अक्षों पर प्रक्षेप आते ही हमने बोल दिया था ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स को शेल्फा आई कैप प्लस वाई कोस बीटा जे कैप प्लस जेड कोस गामा के कैप। ये हमने बताया, सॉरी आर है, एक्स नहीं आर, सॉरी आर आया था यहाँ पे, हाँ ये आया था। तो यानी अगर हमें अक्षों पर प्रक्षेप मिल जाए किसी रेखाखंड के तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो प्रक्षेप और वेक्टर में हमें रिलेशन पता होना चाहिए, और प्रक्षेप में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, हमेशा एक रेखाखंड का निकालना होगा, किसी दूसरे वेक्टर पे निकाला जाएगा। जिसका निकालना है उसका तो हमें क्या चाहिए, उसका हमें पूरा वेक्टर लेना है, और जिस पर या जिसकी दिशा में चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लेना है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक चीज़ याद रख लेते हैं, कोई भी वेक्टर में आई कैप जे कैप के गुणांक क्या होते हैं, उसके अक्षों पर प्रक्षेप होते हैं। जैसे इसने पूछा, हमें दो बिंदु दे दिए तो इनसे एक रेखाखंड आएगा, तो इसका क्या चाहिए, निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या निकाल लो, इन दोनों रेखाखंड का वेक्टर निकाल लो। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ए बी वैक्टर तो अगर बिंदु दिया हो तो हमें निकालना आता है। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 1 के कैप। तो इसमें जो आई कैप जे कैप के गुणांक हैं -3 -5 -1, ये क्या बन गए, अब अक्षों पर प्रक्षेप बन गए। तो अब यहाँ पे हमें, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और बोली थी कि वेक्टर में जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, उसके दिक् अनुपात भी होते हैं। तो ये भी हमें चीज़ याद रखनी है, यानी दिक् अनुपात और प्रक्षेप क्या होते हैं, सेम ही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि दिक् अनुपात रेखाखंड का ना होके किसका होता है, रेखा का होता है, जबकि प्रक्षेप किसके होते हैं, रेखाखंड के होते हैं। दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है वही हमारे दिक् अनुपात हैं, वही हमारे प्रक्षेप हैं। किस में, ए बी वैक्टर में। यहीं पे अगर हमने ए बी यूनिट वैक्टर ले लिया तब वो उसके गुणांक क्या बन जाएंगी, दिक्कोजें बन जाएंगी। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा फंडा क्लियर रखना है। आई कैप का गुणांक किस पे है, एक्स एक्स पर प्रक्षेप बताएगा, जे कैप का गुणांक वाई एक्स पर प्रक्षेप बताएगा, के कैप का गुणांक जेड एक्स पर प्रक्षेप बताएगा। वेक्टर को अगर आप साथ में लेके चलोगे तो 3D को समझना आसान हो जाएगा। और ए बी वैक्टर में जो गुणांक आएंगे, जो प्रक्षेप बता रहे हैं, वो उस रेखा के क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात भी कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो भी। अगर हमने उसका यूनिट वेक्टर ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखे है, क्या बोल दे रखे है, 4 बिंदु दे रखे हैं, पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु और एस बिंदु। क्या बोल रहे हैं, आर एस पर पी क्यू का, तो हमें यहाँ पे पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, पी क्यू का चाहिए, किस पर चाहिए, आर एस पर। जिसका चाहिए उसका तो हम क्या लेते हैं, पूरा वेक्टर। जिस पर चाहिए उसकी दिशा में हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। बस दो, अब हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। पी क्यू वैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, पी और क्यू के निर्देशांक हैं हमारे पास, तो इनसे क्या आ जाएगा, पी क्यू वैक्टर 5 - 6 बोले तो माइनस आई कैप, 1 - 3 -2 जे कैप, 4 - 2 बोले तो प्लस का 2 के कैप। पी क्यू वैक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आर एस यूनिट वेक्टर, उससे पहले आर एस वैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 0 - 3 बोले तो -3 का आई कैप, और 2 - 4 बन के बन जाएगा 6 जे कैप, और माइनस का 2 के कैप। यानी हमारा आर एस वैक्टर निकल के आ गया कितना, हमारा आर एस वैक्टर, एक सेकंड आप होल्ड रखना।
हमारा आर एस वेक्टर निकल के आ गया माइनस का आई कैप, नहीं माइनस का 3 आई कैप, -3 + 6 -2, -3 + 6 -2। अब हमें पता है किस पे चाहिए, हमें आर एस पे, तो जिस पर चाहिए उसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मापांक चाहिए, तो 9 + 36 + 4 बराबर कितना आ गया, 7। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, -3/7 आई कैप + 6/7 जे कैप और -2/7 के कैप। अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, पी क्यू वेक्टर के साथ, जो कि हमारा था -1 -2 + 2, तो -आई कैप -2 जे कैप + 2 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू -3/7 आ जाएगा, + 6/7 इंटू -2 आ जाएगा, प्लस -2/7 इंटू 2 आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3/7 -12/7 -4/7 -4/7, तो ये आ गया -13/7। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देनी है, जब हमने शुरू प्रक्षेप देखा था वहाँ नहीं देखा था कि जब भी ये ले तो उसका हमें क्या लेना है, मापांक लेना है, क्योंकि प्रक्षेप है वो एक अदिश क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ये एक तरीके से किसको बताता है, लंबाई को बताता है, तो हमें ये नेगेटिव में नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो प्लस का 13/7 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पे जरूरी नहीं है हमको एन वेक्टर ही दिया हो, हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 4 पॉइंट दिए, जिस पर चाहिए उसका पूरा वेक्टर लेना है, जिसका चाहिए उसका पूरा वेक्टर, जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। क्योंकि पी क्यू का हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो इसका हमेशा इसको तो वैल्यू देनी पड़ेगी। आर एस को क्या चाहिए, इसके ऊपर निकाल रहे हैं तो सिर्फ इसकी क्या ले लेंगे, दिशा ले लेंगे। दिशा हमें किससे आएगी, यूनिट वेक्टर से आएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और प्रोजेक्शन कवर किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।